दोनों मुर्दे कफन पहने हुए थे। हवा के झोंकों से उनके खुश्क और सूखे हुए बाल लहरा रहे थे। उनकी आंखें बेनूर और साकत थीं, जैसे वो दूर कहीं खलाओं में घूर रहे हों। किसी स्लेटी कपड़े की तरह उनके चेहरों का रंग सुरमई सा था। एक मुर्दे ने अपने हाथों पर एक औरत की लाश उठा रखी थी। चांद की साफ रोशनी में ग्लोरिया ने गौर से देखा। ये लाश उसकी अजीज सहेली मारिया वालर की थी, जो खून में नहाई हुई थी। कफन पोश मुर्दा अपने हाथों पर मारिया की लाश उठाए हुए आहिस्ता से आगे बढ़ा। ग्लोरिया ने एक दिलदोज चीख मारी और पीछे हटी। उस बेहानक इफरत ने अपना मुंह खोला। ग्लोरिया को यूं लगा के जैसे वो हंस रहा हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है बदरूहों का मस्कन एपिसोड नंबर 3। ग्लोरिया बे इख्तियार ज़ोर से चीखी और अपने तमाम तर खौफ के बावजूद गैर इरादी तौर पर मुर्दे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यकायक मुर्दे ने मारिया की लाश ज़मीन पर फेंक दी और तेज़ी से भाग खड़ा हुआ। ग्लोरिया दो जानू होकर मारिया की लाश के करीब बैठ गई। मारिया, मारिया! ग्लोरिया बुरी तरह रोने लगी। उसने मारिया का बेजान चेहरा अपनी तरफ घुमाया, लेकिन मारिया उससे बहुत दूर जा चुकी थी और ग्लोरिया के तमाम कपड़े मारिया के खून से तरबतर हो गए थे। वालर तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ घर आया और उसने चर्च यार्ड में अपने बूटों पर जमी हुई मट्टी झाड़ी। अंदर काउंट कार्लाइल उसके मुंतज़िर थे। उनका चेहरा कशीदा था। यूं लगता था कि जैसे दिन भर की थकन और परेशानी ने उन्हें नढाल कर दिया हो। काउंट कार्लाइल अपनी जगह से उठे और उससे ये बेहानक खबर सुनाई कि मारिया अपने कमरे में मौजूद नहीं है। वालर को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं कहता हूँ कि मारिया अपने कमरे में मौजूद नहीं है, काउंट कार्लाइल ने फिर चीखे। यकायक उनके चेहरे से तासुफ और दर्द छलकने लगा। वो बाहर कहीं दूर झाड़ियों में मौजूद है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी आवाज़ रुंधने लगी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू रखे हुए थे। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वालट हज़ियानी अंदाज में चीखा, मारिया मुझे यूं तनहा छोड़कर नहीं जा सकती। काउंट कार्लाइल ने बड़े यकीन से कहा, ग्लोरिया को उसकी लाश मिल गई है। नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। वालट खुद पर काबू न रख सका। वो पागल सा होकर चीख रहा था। काउंट कार्लाइल ने साइड बोर्ड से विस्की निकाली और एक जाम बनाकर वालट को दिया। वालट बुरी तरह हिचकियाँ लेकर रो रहा था और उसकी दर्दनाक सिसकियों की आवाज़ सुनकर यूं एहसास होता था जैसे उस पर हिस्ट्रिया के दौरे पड़ रहे हों। शराब की तलखी ने उसके हल्क में आग सी लगा दी। आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन अब वो खामोश हो चुका था। वालट को शिद्दत से यह एहसास हो रहा था कि यह सब कुछ उसकी अपनी गफलत की वजह से हुआ है। उसने मारिया की बीमारी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। दूसरे मरीज़ों में घर रहने की वजह से वो अपने शरीके हयात की तरफ से गाफिल हो गया था और अब ये सब कुछ उसके लिए एक बेहानक ख्वाब बनकर रह गया था। उसे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि उसने मारिया की किस कदर हक तलफी की है। वो बे इख्तियार चीखा, मैंने उसे मार डाला, मैं उसका कातिल हूँ। काउंट कार्लाइल ने उसके शाने थपथपाए और तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो वालट, गुजरी हुई बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। खुद को संभालो। ज़िंदगी बहुत तवील और सब्र आज़मा मराहल का दूसरा नाम है। वालट ने कई बार यही अल्फाज मरने वालों के लवाहकीन से कहे थे और आज वो खुद इन अल्फाज के करब और अजियत से दो चार हो रहा था। दर्द से उसका दिल फटा जा रहा था। ये सब कुछ महज मेरी वजह से हुआ। ये सब मेरी गलतियों और कोताहियों का नतीजा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी तो नहीं। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या तुम मुझे लाश के पोस्टमार्टम की इजाज़त दोगे? काउंट कार्लाइल ने कहा और उनकी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही थी। मारिया की लाश का पोस्टमार्टम? वालट को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो चौंक पड़ा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसके दिलकश बदन को चीर फाड़ करने की इजाज़त नहीं दे सकता। उसने साफ इनकार कर दिया।
لیکن کاؤنٹ کارلائل کے سمجھانے بجھانے اور اصرار کرنے پر آخر کار وہ رضامند ہو گیا اور اسے مختلف خدشوں اور اندیشوں نے نیم جان کر رکھا تھا۔ وہ بڑبڑایا، ماریا کہاں ہے؟ کاؤنٹ کارلائل بولے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسی اثنا میں گلوریا کمرے میں آ گئی تھی اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ بے حد کمزور نظر آ رہی تھی۔ کاؤنٹ کارلائل نے اسے آرام کرنے کی تاکید کی۔ نہیں، میں ہرگز آرام نہیں کر سکتی۔ ہم میں سے کوئی بھی آرام نہیں کر سکتا تا وقت کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ وہ بڑی ہمدردی سے اور ترس کھانے والی انداز میں ڈاکٹر والٹ کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ ڈاکٹر والٹ نے محسوس کیا کہ گلوریا بڑی مشکل سے آنسو روکے ہوئے تھی۔ سارجنٹ اور اس کا کانسٹیبل ابھی بڑبڑاتے ہوئے اپنے بستروں میں لیٹے تھے۔ تھکن سے ان کی پنڈلیاں درد کر رہی تھی، لیکن ان کی بڑبڑاہٹ چڑچڑے پن میں تبدیل ہو گئی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ گلوریا نے کیا دیکھا تھا۔ والٹ کو ان تمام واقعات کا علم اس وقت ہوا جب وہ جھاڑیوں کی طرف جا رہے تھے اور یہ سب کچھ ناقابل یقین معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھیانک عفرت ماریا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے پورا گاؤں بد روحوں، چڑیلوں اور بھوتوں کا مسکن بن کر رہ گیا ہو۔ لالٹین کی مدھم روشنی زمین پر پڑ رہی تھی۔ گلوریا ان لوگوں کو راستہ بتا رہی تھی۔ یکا یک کانسٹیبل نے خوف زدہ ہو کر سارجنٹ کی آستین پکڑ لی۔ سر، وہ دیکھیے، وہ کیا ہے؟ سب کی نگاہیں جوتوں کے ایک جوڑے پر پڑی۔ گھاس پر اوندے منہ مارٹی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا اور اس کے کچھ فاصلے پر ماریا کی لاش جھاڑیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ لاش بری طرح مسخ ہو چکی تھی اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون کی پیڑیاں جمی ہوئی تھی اور سارا جسم خون میں لت پت تھا۔ یہ ایک بھیانک منظر تھا جسے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مارٹی نیند میں گڑایا، لیکن سارجنٹ نے خوف اور غصے کی ملے جلے جذبات لیے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حرامزادے، چل اٹھو یہاں سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر اس نے مارٹی کو اپنے بوٹ سے ٹھوکر لگائی۔ مارٹی بیزاری سے کروٹ لے کر اٹھ بیٹھا اور پھر وہ تیزی سے اندھا دھند دوڑا اور ماریا کی لاش سے ٹکرا کر اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ اس بار سارجنٹ نے اسے سختی سے دبوچ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہوا چاہتے تھے۔ شرابی مارٹی کو بمشکل تمام گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن لایا گیا اور ماریا کی لاش کو ڈاکٹر کے گھر پہنچا دیا گیا۔ گاؤں میں کسی کو کانوں کان اس المیہ کی خبر نہیں ہوئی اور ماریا کی لاش بڑی خاموشی سے چپ چاپ والٹ کے گھر بھجوا دی گئی۔ ڈاکٹر والٹ احساس سے عاری چہرہ لیے ماریا کے بے جان جسم کو گھور رہا تھا۔ کاؤچ پر ماریا برہنہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جسم اذیت اور کرب سے اینٹ گیا تھا اور صورت مسخ ہو چکی تھی۔ والٹ باوجود کوشش کے ماریا کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کاؤنٹ کارلائل خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ غالباً اب وہ اپنے پروفیشن کے اس مرحلے میں پہنچ چکے تھے جہاں جذبات اور رشتوں کی اہمیت ثانوی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہ بڑے پرسکون انداز میں لاش کا معائنہ کر رہے تھے۔ پھر کاؤنٹ کارلائل نے سوئی اٹھائی اور ماریا کی لاش کے کولے پر چبوتے ہوئے کہا، والٹ، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ بڑا غیر معمولی سا واقعہ ہے۔ والٹ کے چہرے پر خوفادر تردد کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حالانکہ ماریا کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے جسم کا گوشت سرد یا مردہ نہیں تھا۔ کاؤنٹ کارلائل نے تیزی سے ماریا کے بازو پر بندھی ہوئی پٹی کھولی۔ خون کے بلبلے ابل ابل کر فرش پر گرنے لگے، تازہ سرخ خون۔ کاؤنٹ کارلائل کے دونوں ہاتھ خون میں لتھڑ گئے۔ یک انہوں نے دونوں ہاتھوں میں خون کو ملا اور پھر کونے میں رکھی ہوئی خوردبین کی طرف بڑھے اور انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے ایک شیشے کی سلائڈ پر خون ملا اور خوردبین کے نیچے رکھ کر اس کا مشاہدہ کرنے لگے، اور پھر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور چیخے، والٹ یہاں آؤ، غالباً تم نے اب تک ایسی ناقابل یقین چیز کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ والٹ نے فوراً آ کر خوردبین سنبھالی اور وہ بھی تیورا کر پیچھے ہٹا۔ یہ کسی درندے کا خون تھا۔ یہ خون ہرگز ماریا کا نہیں ہو سکتا۔ والٹ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور کرسی پر گر پڑا۔ کاؤنٹ کارلائل نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا اور میز کے قریب رکھے ہوئے چمکدار جراحی کے آلات کی طرف لے جاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ والٹ کے حلق میں آواز پھنس گئی اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔
काउंट कार्लाइल ने बड़ी नरमी से नश्तर उठाया और मारिया के पेट पर एक गहरा शिगाफ लगाया। खून फिर उबल उबर कर बाहर गिरने लगा। वो यक्के बाद देगरे मुख्तलिफ जगहों पर नश्तर जनी करते रहे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि मारिया की लाश को कम से कम तकलीफ़ हो। 1 घंटे की मुसलसल मेहनत और अरक रेजी भी ला हासिल रही। जगह जगह जिस्म पर शगाफ डालने के बावजूद उनको मारिया के जिस्म से कोई ऐसी चीज़ दस्तयाब नहीं हो सकी जो उसकी पुरअसरार हलाकत या उस बीमारी पर कोई रोशनी डाल सकती। आखिर काउंट कार्लाइल ने एक बड़ी सी सफ़ेद चादर उठाई और लाश पर डाल दी। वालट को यूँ महसूस हुआ कि जैसे मारिया अभी अभी उठ बैठेगी और उसके गले में बाहें डालकर लिपट जाएगी। वो सोच रहा था कि काश मैंने अपनी बीवी को उस अलमनाक मौत से हमकिनार होने से पहले ही बचा लिया होता। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक मामूली सा ज़ख्म जो मारिया के बाजू में शीशा लग जाने की वजह से आया था उसकी मौत का बाइस बन जाएगा। अब वो रह रह कर खुद को कूस रहा था, लेकिन ये सब कुछ अब बेमैनी और ला हासिल था। वालट को ख्याल आया कि अगर उसने और लाशों का पोस्टमार्टम भी किया होता तो भी नतीजा सिफर ही रहता। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसे शदीद चक्कर आ रहे थे और वो गिरने के करीब था कि काउंट लाइल ने उसे संभाल कर उठा लिया और कुर्सी पर लिटा दिया। मेरी जान, तुम्हें बेहद आराम की ज़रूरत है। तुम गुज़श्ता 24 घंटों से एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए। मेरा ख्याल है कि तुम ऊपर जाकर आराम करो। आराम? कैसा आराम? वालट ने चीखते हुए कहा। मेरी मारिया बेआराम है और मैं आराम करता रहूं? काउंट कार्लाइल, खुदा के लिए मेरे ज़ख्मों पर नमकबाशी ना करो। मैं बेहद परेशान हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ मेरे दोस्त, काउंट कार्लाइल ने कहा, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये बीमारी कोई पुरअसरार किस्म का ताउन है जिसने इस गांव को अपनी लपेट में ले लिया है। खुदा हम सब की हिफाजत करे। मैं हैरान हूँ कि आखिर इतनी अमवात एक ही किस्म के अलामात से क्यों कर वाक़या हुई। इस दौरान दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। काउंट कार्लाइल ने दरवाज़ा खोला। बाहर सार्जेंट खड़ा था और उसकी नज़रें हैरान सी थी। वालट ने उसे एक तरफ हटाया और तेज़ी से बाहर की तरफ चल पड़ा। वो बड़बड़ा रहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी मारिया की तजज़ीर तकफ़ीन शानदार तरीके से हो। बेखुदा ये सब कुछ गांव वालों के लिए इस साल का सबसे बड़ा वाक़या होगा। वालट तेज़ कदम उठाता हुआ चर्च की तरफ जा रहा था ताकि जल्द अज जल्द मारिया की तदफीन के लिए गोरकन और पादरी का इंतज़ाम कर सके। उसे यकीन हो गया था कि गांव वालों पर जो ये भयानक आफत नाज़िल हुई थी उसका हल किसी के पास नहीं था। जो ही वो चर्च यार्ड अबूर करके चर्च के दरवाजे पर पहुंचा और उसकी निगाहों में मार्टी के जवान भाई का चेहरा घूम गया जिसे तदफीन के चंद घंटों बाद ताबूत से चुरा लिया गया था। वो लम्हे भर को रुका और सोचने लगा, क्या मेरी महबूबा, मेरी दिलनवाज मारिया को ये इफ़रत चैन से अब्दी नींद सोने नहीं देंगे। सार्जेंट ने वालट के होंठ से चेहरे की तरफ देखा और उसके जहन में बहुत से सवाल कुल बुला रहे थे, लेकिन वक़्त और मसलत के तकाज़ों के पेश नज़र उसने ज़्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी वालट बहुत जज्बाती हो रहा था। सार्जेंट, जो एक आम देहाती और सीधा सादा सा पुलिस वाला था, काउंट कार्लाइल के पास गया और बोला, सर, मुझे मार्टी के बारे में कुछ कहना है। काउंट कार्लाइल चौंक कर बोले, मार्टी, उसे क्या हुआ? क्या कोई ख़ास बात मालूम हुई? जी हाँ सर, वो बड़ी बेसरूपा बातें कर रहा है, लेकिन उसकी बातों का खाली ताबूत से यकीनन कोई ताल्लुक़ है। उसकी बातें बड़ी भयानक है, सार्जेंट ने दीदे घुमाते हुए कहा। काउंट कार्लाइल ने सार्जेंट के परेशान चेहरे पर एक नज़र डाली और बोले, ठीक है, तुम ज़रा 1 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। ये कहते हुए वो डॉक्टर वालट की लेबॉरेटरी में गए जहाँ मारिया की पोस्टमार्टम की हुई लाश पड़ी थी। उन्होंने डॉक्टर का कमरा लॉक कर दिया ताकि अगर थकन और परेशानी के हाथों सताई हुई ग्लोरिया गलती से उसके कमरे में चली जाए तो वहाँ के दहशतनाक मंजर को देखकर हवास न खो बैठे। फिर वह सार्जेंट के हमरा पुलिस स्टेशन चले आए। यहाँ कांस्टेबल बदस्तूर मार्टी पर तशद्दुद करने पर आमादा नज़र आ रहा था। मार्टी सर कार्लाइल को देखते ही गड़गड़ाने लगा। जनाब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बाखुदा आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं जो कुछ बता चुका हूँ उससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता और आपको मेरी बात मानना होगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
सार्जन ने तकरीबन चीखते हुए कहा, तुम इस वक्त वहाँ लाश के करीब मौजूद थे। मैं तो उसके अलावा और कुछ नहीं जानता। तमाम गवाहियाँ तुम्हारे खिलाफ हैं। ये ठीक है कि मैं उस लाश के करीब ही पड़ा हुआ था, लेकिन बाखुदा मैंने उसे हरगिज़ कत्ल नहीं किया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैंने जो कुछ देखा, उफ मेरे खुदा। उसका जिस्म एक बार फिर खौफ से थर थर काँपने लगा। मैं आपको बता चुका हूँ मैंने क्या देखा। सार्जन ने कहा कि सब लोग इस वाक़े की ऐनी शाहिद हैं कि बार में डॉक्टर वालर से तुम्हारा झगड़ा हुआ था। कल रात तुम वैसे भी इस कदर शराब पी चुके थे कि तुम्हें अपना होश भी नहीं था। तुम भला क्या कह सकते हो कि तुमने कुछ देखा भी था या नहीं। इस मरहले पर काउंट कारलाइन ने मदाखलत की। मैं पूछता हूँ आखिर तुमने क्या देखा था। मार्टी काउंट कारलाइन की तरफ यूं देखने लगा जैसे वो उसके निजात दहंदा हों और बोला, मैंने अपने भाई को देखा। बाखुदा वो वही था, वही जो मर चुका था, वही जिसे अब हम सब चर्च यार्ड में दफना कर आए थे। मैंने उसे बिल्कुल उसी तरह वाज़े और अयां देखा जिस तरह इस वक्त मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। देखा आपने, इसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सार्जेंट ने तासफ से गर्दन हिलाई, लेकिन मार्टी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं पागल नहीं हूँ, बाखुदा वो मेरा भाई ही था, सुरमई लिबास में मलबूस। उसके कफन से ताज़ा मिट्टी की सूंधी सूंधी महक आ रही थी, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चाहे वो उस वक़्त अपने ताबूत में ही मौजूद होगा, लेकिन इस वक्त वो वहाँ था और उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। मार्टिनस के लहजे से एकान ज़ाहिर था, और उसकी बातें सुनकर काउंट कारलाइल के दिल में एक अनजाने खौफ ने सर उठाया। वो सोचने लगे कि बदरूहों, भूतों, चुड़ैलों और बेहानक इफरतों ने हमेशा ही पुरसकून इंसानी ज़िंदगी में तहलके मचाए हैं। फिर कुछ लम्हे बाद वो बोले, मार्टी तुम्हारा भाई मर चुका है और उसे दफन कर दिया गया है। सार्जेंट मार्टी की तरफ यूं देखने लगा जैसे उसे किसी और बात की तवक्का हो। मुझे मालूम है, और मैंने उसे खुद अपने हाथों से दफन किया था, लेकिन मैं हल्फिया कहता हूँ उस रात वो मेरा भाई ही था। अपने सर्द और बेनूर आंखों से वहशत खेत अंदाज में मेरी तरफ देखे जा रहा था, कफन में लिपटा हुआ, जैसे वो अभी अभी ताबूत से उठकर चला आया हो। मार्टी अपनी बात पर अड़ा रहा। सर, अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सार्जन ने उम्मीद भरी नज़रों से काउंट कारलाइल की तरफ देखा। काउंट कारलाइल के दिलो दिमाग में सर्द जंग जारी थी। वो अपने शागिर्द की बीवी के कातिल को मंजरे आम पर लाने के शदीद ख्वाहिशमंद थे। मार्टी ने कंधे उचकाए और मायूसी से बोला, मालूम होता है आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया। काउंट कारलाइल बोले, इसके बाद अकस मुझे तुम्हारी एक एक लफ्ज़ का यकीन है। काउंट कारलाइल की बात सुनकर बाकी तीनों आदमी हैरत ज़दा अंदाज में उनकी तरफ देखने लगे, जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। सार्जेंट उनके साथ साथ दरवाजे तक आया और कुछ कहना ही चाहता था कि उन्होंने उसे तसल्ली दी कि वो उसे बहुत जल्द नताइज से आगाह कर देंगे। वो बार बार यही सोच रहे थे कि मार्टी ने वाकई सच कहा था। काउंट कारलाइल टहलते हुए डॉक्टर वालट के घर पहुँचे। ग्लोरिया अभी तक सो रही थी। काउंट कारलाइल के दिल में मुख्तलिफ अंदेशे और वसवसे जन्म ले रहे थे। मार्टी की बातें सुनकर उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनकी नज़रों के आगे एक भयानक फिल्म चल रही हो, जिसमें हर तरफ मुर्दे और लाशें घूम रही हों। उन्होंने ग्लोरिया के बाजू पर हाथ रखा तो वो एक हल्की सी चीख मारकर उठ बैठी और उसके चेहरे पर जर्दी खंड रही थी। फिर यकायक मारिया का ख्याल आते ही उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। काउंट कारलाइल उसके सराहने बैठ गए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी बच्ची, क्या तुम इसके बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? ग्लोरिया ने बेदिली से सर हिला दिया। सरकार लाइल बोले, तुम जब मारिया के बारे में मुझे बता रही थी तो तुमने कहा था कि मारिया को किसी मुर्दे ने अपने हाथों पर उठा रखा था। क्या तुमने उसे पहचान लिया था कि वो कौन था? ग्लोरिया ने दुख और कर्ब से अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर ज़ोर से काउंट हिलाकर बोले, नहीं। काउंट कारलाइल ने बड़े मुहतात अंदाज में कहा, क्या तुम उस आदमी की सूरत भी भूल गई हो जिसे तुमने जनाजे के हमरा देखा था? और उनका इशारा वाज़े तौर पर मार्टी की तरफ था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और वो तुम्हारी ज़रा सी गफलत से एक बेगुनाह के गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाएगा। क्या वो मार्टी था? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो मार्टी हो ही नहीं सकता, ग्लोरिया ने बड़े एतमाद से कहा। लेकिन तुम तो कहती हो
कि तुम उस रात वाले आदमी को नहीं पहचान सकी थी। काउंट कार्लाइल ने जिरा की। नहीं, लेकिन वो भला। ग्लोरिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वो कुछ कहते हुए खौफजदा थी। काउंट कार्लाइल उसकी बात की तह को पहुंच गए थे। ग्लोरिया की आंखों में दहशत और खौफ के साए लहरा रहे थे। काउंट कार्लाइल ने फिर कहा, क्या ये मुमकिन है कि उस रात तुमने जिस मुर्दे को देखा वो उसी शख्स की लाश थी जो सड़क के किनारे गिरे हुए ताबूत से बाहर जा गिरी थी? क्या ये वही था? काउंट कार्लाइल ने बार बार कहा। तब ग्लोरिया ने कहा, हाँ ये वही था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है कि इस सदमे ने तुम्हारे दिमाग को मुतासर नहीं किया। काउंट कार्लाइल ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर उन्होंने ग्लोरिया को कंधा थपथपाया और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। अब तुम सो जाओ, लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब और दो, वो ये कि मारिया वाकई उसी जगह थी जहां तुमने उस लाश के हाथों में देखा था। ग्लोरिया बोले, जी नहीं, मैंने उसे पुरानी कानों के नज़दीक देखा था। मेरा ख्याल है कि अब भी मैं उस जगह की निशानदही कर सकती हूँ। वो बड़े यकीन से बिस्तर से उठने लगी। काउंट कार्लाइल ने सख्ती से कहा, लेकिन मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम यहाँ घर पर ही रहोगी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आए। यहाँ वालट अपना जर्द चेहरा लिए उनका मुंतज़िर था। सब इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। वो सर्द मोहरी से बोला, वालट आओ कुछ देर के लिए बाहर चलें, हम रास्ते में से सार्जेंट को अपने हमरा ले चलेंगे। काउंट कार्लाइल ने उसकी तवज्जो हटाते हुए कहा। उन्हें टीन की कान तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। वो कुछ देर बाद एक वीरान और शिकस्ता इमारत के दरवाजे पर खड़े थे। उस जगह की वहशत और वीरानी दीदनी थी। हर तरफ एक रूह फरसा खामोशी तारी थी। सार्जेंट ने ज़मीन पर बोर्ड से ठोकर मारते हुए कहा, सुना गया है कि यहाँ टीन के ज़खायर मौजूद हैं। बात यह है जनाब कि यहाँ कई कान मारे गए। बहुत से ऐसे अजीब वाक़यात हुए कि लोग इस कान के बारे में मशकूक हो गए हैं। ये कान भी असीब ज़्यादा मशहूर हो गई और लोग दिन में भी उसके करीब आने से गुरेज करने लगे। ये कान गारेज की मलकियत है। ज़ाहिर है कि उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा होगा। काउंट कार्लाइल ने पूछा, और फिर उस कान को दोबारा शुरू नहीं किया गया? सार्जेंट ने शाने उचकाए। दरअसल गारेज को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उसके पास बहुत माल है जनाब। काउंट कार्लाइल कान के स्टीयरिंग व्हील के करीब गए और उस पर तेल लगा हुआ था। वो सोच रहे थे कि अगर बरसों से इस कान को इस्तेमाल ही नहीं किया गया तो फिर व्हील पर यह तेल कहाँ से आ गया और ये सब रुपया हैमिल्टन के पास कहाँ से आता है? उन्होंने सार्जेंट से पूछा। जनाब, सुना है कि जब गारेज का बाप मरा था तो हज़ारों का मकरूज था। गारेज गांव के नज़दीक ही अपना मकान में ताला लगाकर बैठ जाता था और कई दिन बाहर नहीं आता था। हाँ, ये ज़रूर है कि अब उसके मकान में उसके दोस्तों का जमगट्ठा लगा रहता है और हर वक्त महफिल नाव नोश गर्म रहती है। सुना है कि ये लोग रुपया पानी की तरह बहाते हैं और दिल खोल कर ऐशो इशरत में डूबे रहते हैं। सार्जेंट ने अहमकाना अंदाज में कहा। काउंट कार्लाइल ने तंज किया, और उन लोगों ने यह मशहूर कर रखा है कि कान असीब ज़दा है, यहाँ भूत रहते हैं। सार्जेंट ने हैरत से उनकी तरफ देखा और बोला, जी हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। फिर काउंट कार्लाइल बोले, इस वहील पर लगे हुए ताज़ा तेल को देखने के बाद ये बात बईद अज़ क़यास है कि अरसा दराज से किसी ने इस कान में कदम ही नहीं रखा। वालट ने इस गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया था। अपनी बीवी मारिया की मौत के सदमे ने उसे नढाल और नीम जान कर दिया था। काउंट कार्लाइल सोच रहे थे कि क्या ये मुमकिन है? हो सकता है कि एक ऐसी कान में जिसमें टीन के ज़खायर मौजूद हों और जहां लोग दिन में आते वक्त खौफज़दा हो जाते हों, वहां रात की तारीकी में मुर्दों और लाशों से काम लिया जाता हो। ग्लोरिया सुबह से घर की सफाई में लगी थी और उसने एक एक कोना खुदरा साफ कर दिया था और अभी वो इन सब कामों से फारग ही हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ग्लोरिया ने तेजी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाद में उसे ख्याल आया कि उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। बहरहाल अब देर हो चुकी थी। गारेज दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा था और उसकी आंखों में शैतानी चमक कूंद रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में अंदर आने की इजाज़त चाही। वो कुछ थका हुआ और परेशान सा दिखाई दे रहा था। ग्लोरिया इनकार न कर सकी। वो एक तरफ हटी और उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। मिस, हमारी गुज़श्ता मुलाकात कुछ अच्छे माहौल में नहीं हुई थी और मुझे यकीन था
کہ اب آپ مجھ سے کبھی نہیں ملیں گی، لیکن میں یہاں آپ کی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں آپ کی سہیلی مسز ماریا والر کی موت کی خبر سن کر تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں انہیں اچھی طرح سے تو نہیں جانتا تھا، لیکن بہرحال میری طرف سے دلی تعزیت قبول کیجیے۔ گلوریا کو یہ سب کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے بیزاری سے کہا، شکریہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو تعزیت کے لیے ماریا کے شوہر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ گاریز عیاری سے مسکرایا، مس گلوریا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تعزیت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میرے بارے میں ان کی رائے کچھ اچھی نہیں، ویسے بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ دوسروں کی رائے سے تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا مسٹر گاریز، گلوریا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گلوریا نے محسوس کیا کہ گاریز کے چہرے پر ہوس اور شہوت کے سائے گہرے ہو چلے ہیں۔ وہ تذ بذب کے انداز میں اپنی انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ وہ بولا، مس گلوریا، ہم نے ہمیشہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگ میری شان و شوکت سے جلتے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اترتا، یا پھر وہ لوگ میرے معیار کو سمجھنے سے قاصر رہے ہوں۔ وہ پھر مسکرایا، بہرحال میں نے آپ کا خاصا وقت ضائع کیا، میں کچھ تھک گیا ہوں۔ کیا آپ مجھے ایک گلاس پانی پلانا پسند کریں گی؟ ماریا کی موت کی خبر سن کر میں سیدھا آپ کی طرف ہی چلا آیا تھا۔ اس کے لہجے سے تھکن ظاہر تھی۔ یقیناً، گلوریا نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کچن کی طرف جانے کے لیے مڑی، لیکن بڑی شائستگی سے اس نے رک کر پوچھا، میرا خیال ہے تم ایک گلاس شیریں پینا پسند کرو گے۔ گاریز احتراماً جھکا اور گلوریا نے سائیڈ بورڈ سے شیریں کی بوتل نکالی۔ غیر متوقع طور پر گاریز نے اس سے پوچھا، مس گلوریا، کیا آپ موت کے بعد کی زندگی میں یقین رکھتی ہیں؟ یہ ایک محمل سا سوال ہے، تمہیں اجنبیوں سے ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے، گلوریا نے ناگواری سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ مجھے اجنبی نہیں سمجھ رہی۔ گاریز نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، لیکن گلوریا اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے بولی، ہاں، مجھے موت کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، کیا تم بھی؟ ہاں، میں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ گاریز نے اس کی بات کاٹی۔ یکا یک گاریز کے ہاتھ میں تھامے ہوئے شیریں کے گلاس کا پیندہ چٹکا اور گلاس ٹوٹ کر فرش پر جا گرا۔ وہ دونوں بیک وقت شیشے کی کرچیاں اٹھانے کے لیے جھکے۔ لمحہ بھر کے لیے ان کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے اور گلوریا کی چھوٹی انگلی میں جیسے کسی نے زہر بھرا نشتر چبو دیا۔ وہ درد سے بے چین ہو گئی۔ جوں ہی وہ سیدھی کھڑی ہوئی، اس کی انگلی کے زخم سے خون بہنے لگا، حالانکہ اسے یقین تھا کہ اس نے ابھی شیشے کی کرچی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ مگر میں کس قدر لاپرواہ انسان ہوں، گاریز نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے گاریز نے اپنا بازو آگے کر دیا اور گلوریا نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مڑی ہوئی انگوٹھی پہن رکھی تھی، جس کی تیز نوکیلی دھار سے گلوریا کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے گلوریا کا بازو تھاما اور اسے سائیڈ بورڈ کے قریب لے گیا۔ اس نے گلوریا کا ہاتھ ایک چھوٹے سے شیشے کے گلاس پر رکھ دیا۔ خون کی بوندیں تیزی سے ٹپک ٹپک کر گلاس میں جمع ہونے لگیں۔ پھر گاریز نے اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکال کر اسے گلوریا کی انگلی کے گرد لپیٹ دیا۔ گلوریا اسے ایسا کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن درد کی ٹیسیں اسے بے چین کیے دے جا رہی تھی۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، یہ ایک معمولی سی خراش ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن گاریز رومال کس کر اس کی انگلی کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ بس اب ٹھیک ہے، اگر کہیں سے ایک پن مل جاتی تو ڈریسنگ مکمل ہو جاتی۔ گلوریا ایلس کی الماری کے قریب گئی اور اس کے اسٹیچنگ باکس میں سے ایک پن نکال لائی۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے پن نہیں لگا سکتی تھی، یہاں بھی گاریز نے اس کی مدد کی اور پن لگا دی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ گلوریا اسے رسمی طور پر رخصت کرنے کے بعد دل ہی دل میں بے حد مطمئن تھی کہ وہ جلد ہی چلا گیا۔ اس نے فرش پر بکھری ہوئی کرچیاں اٹھائیں اور کارنس پر رکھا ہوا شیشے کا وہ گلاس بھی اٹھا لیا جس میں اس کی انگلی سے خون ٹپک کر جمع ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھیں ناقابل یقین حیرت اور خوف سے باہر کو ابل پڑیں۔ گلاس بالکل صاف تھا، اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں تھا، جیسے کسی نے اسے دھو کر صاف کر دیا ہو۔ حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ خون کافی مقدار میں ٹپک کر اس میں جمع ہوا تھا۔ اسے یہ چیز مبالغے کی حد تک جھوٹ معلوم ہونے لگی، لیکن یہ سب کچھ ایک بے حانک حقیقت کی طرح اس کے سامنے تھا۔ اس کی انگلی میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔
وہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی تھی اور ہر بار اس کی توجہ رہ رہ کر اپنی انگلی پر لپٹی ہوئی پٹی کی طرف جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ارد گرد کے ماحول سے نظریں چرا کر ڈاکٹر کی لیبارٹری کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ کچھ دیر پہلے گاؤں سے 2 عورتیں تابوت لے کر آئی تھی اور انہوں نے کمرہ بند کر کے ماریا کو تابوت میں لٹا دیا تھا۔ والد خود وہاں نہیں آیا تھا۔ اپنی بیوی کے آخری رسوم میں وہ شریک ضرور ہونا چاہتا تھا، لیکن درد اور غم سے اس کا کلیجہ شک ہوا جاتا تھا۔ گلوریا بھی اس رات کے بعد اب تک اپنی عزیز سہیلی ماریا کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، اور وہ چہرہ جسے کئی بار اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے چوم چکی تھی۔ آخر اس نے ہتھیار ڈال دیے، جھاڑن ایک طرف پھینک دیا اور دیوانہ وار لیبارٹری کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ماریا تابوت میں تھی اور اس کا چہرہ زرد اور بے جان تھا، لیکن گلوریا نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک عجیب سی بے کلی اور وحشت انگیز بے چارگی کا عنصر نمایاں ہے، جس نے گلوریا کو بے چین کر دیا۔ گلوریا نے بہت سی لاشیں دیکھی تھی، لیکن ماریا کے چہرے سے ہیبت اور مردنی عیاں تھی۔ گلوریا نے ماریا کے بازو کی پٹی ہٹائی تاکہ اس کے زخم کو دیکھ سکے۔ اسی لمحے خود اس کی اپنی انگلی میں درد کی ایک ٹیس اٹھی اور وہ تڑپ کر رہ گئی اور خود پر قابو نہ پا سکی۔